हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना लेक्चर नंबर 7। इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था आपको, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम की डिस्कशन करी थी। मैंने कहा भी था आपसे कि उसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपना ये वाला लेक्चर स्टार्ट करूँ तो एकदम फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट कर सकूँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब लेक्चर नंबर 5 आया था, ठीक है, जिसमें हम लोग जो बहुत ही लंबा था लेक्चर, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं जो कहीं कहीं पे मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं। वो गलतियाँ हुई कैसे हैं, जैसे कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैं कोऑर्डिनेट्स पहचानने में कहीं कहीं गलती कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जो मैंने लिखा था असल में लिखा हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरीके से लिखा था। लेकिन जब मैंने वापस ऊपर आके देख रहा था उसको, तो मैं समझ रहा था कि ये सेकंड है और ये फोर्थ है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है एक दो क्वेश्चन में हुआ ज़रूर है, ठीक है ना, जहाँ पर भी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आई है। ठीक, तो मैं ये बता रहा था कि मेथड आपका वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस प्लीज़ अपने आप सॉल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ मेरा ही देखा है, सिर्फ मेरा जो मैं कर रहा था आपने वही चीज़ करी है सॉल्व, तो वहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, मेथड वही होने वाला है, कोऑर्डिनेट आपको वैसे ही समझने हैं। ठीक है, तो बस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि थोड़ा सा अगर माइनर मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। ठीक, क्योंकि वो एक तरीके से मैं बताया ना आपको, फोर्थ और सेकंड में कंफ्यूज हो गया, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन जो देखा था लेक्चर का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, उसमें मैंने यही फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कुछ गलती करी हुई है। ठीक है, ऐसे मैंने एक दो गलती करी है उसमें, तो प्लीज़ आप जब करिएगा सॉल्व तो उसको देख लीजिएगा। हाँ, तो आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। पहले और हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करे थे लास्ट में, ठीक है ना, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई थी, तो एक प्रॉपर्टी आपकी बची है, आप उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म की तरफ सीधे। ठीक है, कि क्वेश्चन हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम लोग सीधे बढ़ेंगे पोलर फॉर्म की तरफ। हालांकि मैं पोलर फॉर्म पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा आज पोलर फॉर्म से रिलेटेड वाले। ठीक है, तो पहली चीज़, वो प्रॉपर्टी जो बची है वो कौन सी है, देखिए ऐसी दिखती है वो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a प्लस आई बी इक्वल्स टू थीटा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा आपकी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या, उसका मतलब क्या होता है असल में, तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिस रिप्रेजेंट्स PRESENTS, दिस रिप्रेजेंट्स अ रे A, B in the direction of थीटा। ठीक है, ये हो गया उसका। ठीक है, अब हमको पता थीटा हम लोग हमेशा ऐसे लेते हैं, तो हमेशा रे हमारी ऐसे जाने वाली है जब तक मेंशन नहीं है तब तक, जब तक मेंशन नहीं है तब तक। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूँ आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3i, ठीक है, ये लिखा हुआ है इक्वल्स में π/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चा, कहाँ गया, इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि रे इज स्टार्टिंग STARTING, रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2,3, ठीक है, एट π/3 एंगल, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, रे का आपको पता है रे होता क्या, रे का सिर्फ एक पॉइंट होता है जो इन्फिनिटी तक जाता है और एक फिक्स होता है। ठीक है ना, तो फिक्स पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा 2,3। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा बेटा तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, कि अगर मेरा ये ग्राफ है तो 2,3 कहीं यहाँ पे गिरेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी ऐसे जा रही है, और ये जो एंगल, ये इतना जो एंगल है, ये एंगल आपका π/3 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन शायद इसमें ना मिले लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसका यूज़ ज़रूर होगा। ठीक है, आप शायद इससे अपनी शॉर्ट ट्रिक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बच्चों अगला है हमारा पोलर फॉर्म। मैंने आपसे कहा था मैं पोलर फॉर्म स्टार्ट करने वाला हूँ, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो जल्दी से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं पोलर फॉर्म के बारे में, दोबारा से उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अब देखो, जो आपने पढ़ा था पुराना वाला वही है, लेकिन थोड़ा अलग से बताने वाला हूँ। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक y एक्सिस है एंड ये आपका x एक्सिस है, मतलब कि ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो x, y का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा x है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा वो मेरा y है ना।
तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, ये इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा दो आर या फिर मॉड जेड, ठीक है ना, ये होता है आर या फिर मॉड जेड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला तो था ही। देखो असल में ये है क्या, असल में ये वाई है बेटा, है ना, और ये है एक्स, ये एक्स है हमारा, ठीक है। और ये हमको पता है क्या होता है, ये होता है मॉड जेड या फिर आर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, मॉड जेड या फिर आर, ठीक है। तो अब देखो ये अगर मेरे को एक्स, अगर मैं लिखूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्स की वैल्यू होती है मॉड जेड कॉस थीटा, तो आप सोच पाओगे कैसे करा मैंने ये। वेरी सिंपल, कैसे कि देखो ये एक राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, है ना, तो हम लोग को पता है थीटा ये है, मतलब यहाँ पे इसके रेफरेंस में चल रहा है हम लोग, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बेस की वैल्यू है एक्स, यहाँ पे बेस की वैल्यू है एक्स, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बेटा यहाँ पे मॉड ऑफ जेड या फिर आर, मॉड ऑफ जेड या फिर आर, ठीक है ना, आर या फिर मॉड ऑफ जेड, ठीक है। मॉड ऑफ जेड लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड जेड दिखाया गया इसीलिए, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड जेड, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू मॉड जेड कॉस थीटा, ठीक है। मॉड जेड याद दिला दें आप लोगों को, मॉड जेड होता क्या था, मॉड जेड की वैल्यू निकलती थी हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट करके। यहाँ पे एक्स और वाई है तो यहाँ पे मॉड जेड की वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, ठीक है ना, ओके। ये होता है मॉड जेड का वैल्यू, ठीक। तो या जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है उसी प्रकार से हम वाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब दिखाते हैं, देखो आपको, जैसे कि अगर मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका क्या लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन मॉड जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू लिख दिया कितनी, मॉड जेड कॉस थीटा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ इसी प्रकार से मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई है, ठीक है, वाई डिस्टेंस है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरा जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड जेड साइन थीटा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। तो अगर मैं, और हमारा जो नॉर्मल जो पोलर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो कैसी होती है, वो होती है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई, वाई की वैल्यू कितनी है, मॉड जेड साइन थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है मॉड जेड इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें मॉड जेड कॉमन आ रहा है, तो मॉड जेड बाहर आ गया, ठीक है, अंदर बचेगा कितना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और ये जो आपकी फॉर्म आई है उसी को बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं उसको मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो मैंने यहाँ पे आर ना लिख के मॉड जेड ही लिखा है, इससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना, जिससे कि आप क्लियर हो जाए आर असल में होता क्या है, क्योंकि आर आप लोग नया नया आया है, और मॉड जेड आप लोग देखते हुए अभी तक मॉड जेड की वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो हमने आर की यहाँ पे मॉड जेड लिखा हुआ है, और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म है। या तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये भी सही होगा। इससे ये मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको साफ साफ सारी वैल्यूज़ पता होती हैं इसको। और अगर मैं सिंपलेस्ट वे में लिखूँ ना, थीटा असल में होता क्या है, थीटा असल में होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना, ये होता है थीटा असल में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, तो कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, प्लस आई साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या वैल्यू निकालनी है, तो और सिंपलेस्ट वे में लिख दिया, ठीक। तो अलग अलग कभी कभी देखो मैं सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग जगह चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है आपके पास, ठीक है। एक किसी का बहुत ही फेमस फॉर्म होता है जो आपको मैं लिख के दिखाता हूँ अभी तो ये पता ये भी क्या है, ये भी असल में आपका पोलर फॉर्म का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले आप ये मेरा जो असली जो पोलर फॉर्म है वो ये है, ठीक है, ये पोलर फॉर्म मेरा है, ठीक। अब देखो पता अभी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एक नोन जो वो फॉर्म होती है इसकी, वो होती है, मैं लिख देता हूँ ऑल्सो नोन एज कैसे, z इज इक्वल्स टू मॉड जेड सिस थीटा। अभी सिस थीटा क्या होता है, यहाँ पे c का मतलब होता है कॉस, यहाँ पे c का मतलब होता है कॉस, आई तो आपका इमेजनरी हो गया, s का मतलब होता है साइन, और थीटा मतलब साइन, ये साइन का मतलब होता है
आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो मतलब उसको खाली बस छोटा करके लिख दिया है और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। ये फॉर्म कभी कभी आपको पूछ सकता है कि ये z ये सिस थीटा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ना वो क्या पता इसी फॉर्म में दिया जाए आपको, ठीक। तो ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको किस तरीके से दिया गया है वो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वही नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्म है, इसका ऑल्सो नोन एज z इक्वल्स टू सिस थीटा, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए प्लीज़, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपसे कोई सिंपल से क्वेश्चन बोलूँ, अगर आपसे बोलूँ कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास है 1 माइनस आई, मेरे पास 1 माइनस आई है और मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आपको इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो देखो पहले चाहिए, हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए मॉड z, ठीक है, हमको चाहिए थीटा। थीटा असल में होता क्या, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, और अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होता था, ठीक है ना, ये ठीक है। तो देखो अभी पहले क्वाड्रेंट चेक करो, इसका क्या क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1, मतलब कि कहाँ पर गिरेगा, x यहाँ पे 1 और माइनस 1 यहाँ पे, मतलब कि ये गिरेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये गिरेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो पहले तो मैं मॉड z निकाल लेता हूँ, क्योंकि मॉड z चाहिए होगा ना। मॉड z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉड z इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी चाहो आप। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब माइनस 1 है तो क्या हुआ, लेकिन स्क्वायर लग जाएगा तो प्लस ही 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा √2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे पता और इसको, हाँ देखो मैं आपको यहाँ पे इसको मैं लिखने वाला हूँ √2 सिस, मैं सिस की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझना, सिस थीटा होता है। अब थीटा की जगह पे क्या होगा, थीटा की जगह मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो थीटा निकालते हैं पहले। तो थीटा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये आपका एक फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता था, माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये होता था मेरे पास, तो माइनस tan इनवर्स 1/1, मॉड लगा हुआ है तो -1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो 1 ही रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो tan 1 कब देता है, tan थीटा 1 हमारा कब देता है 45 पे, मतलब कि π/4 पर, ठीक है ना। और ये बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा यहाँ पे माइनस का π/4, तो यहाँ पे थीटा हटा के लिख देंगे हम लोग क्या, -π/4, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है आपको, मैं सिस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप इसके हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है। सिस इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिख के दिखाऊँ आपको तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंड करके हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे इसको √2 cos माइनस π/4, ठीक है, एंड प्लस आई साइन माइनस π/4। अब आप लोग चाहो तो इसको, ये अंदर माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है तो आप चाहो तो माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, आप माइनस थीटा खोल के सब लिख सकते हो चाहो तो, वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये तो गया एक क्वेश्चन। ऐसे मैं अगर आपको बाकी क्वेश्चन दूँ तो अगर मैं आपको बाकी क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है, -1 माइनस √3i, ठीक है। इसका क्वाड्रेंट क्या होने वाला है, माइनस माइनस है मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट होने वाला है इसका, ठीक है। ये √3i है, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास सिर्फ 5, ठीक है ना, 5, मैं सिर्फ 5 लिखा हूँ, मतलब कि वो रियल एक्सिस पे गिर रही है, ठीक है, मतलब कि वो रियल एक्सिस पर ही है, मतलब कि उसका थीटा 0 है, मतलब उसका थीटा 0 है। और इसका मॉड z कितना निकलेगा, मॉड z वेरी ऑब्वियस बेटा, मॉड z आपका क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही रहने वाला है, 5 का 5 क्यों, क्योंकि वो रियल वैल्यू है एक नंबर, ठीक है, एकदम रियल है, वो मैग्नीट्यूड है तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लिखोगे क्या, 5 को लिखोगे आप 5 6 0, ठीक है, 5 6 0, ठीक। तो ये हो गया कुछ फॉर्म्स आपके। और एक चीज़ और बता दें आपको, जैसे मैं क्वेश्चन अगर आपको दिखाऊं, कैसे बेटा आपको एक और क्वेश्चन दूं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है कि 5 -5 मतलब -5 cos 40 डिग्री माइनस आई साइन 40 डिग्री, ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चा। तो आप हमेशा याद रखो, जितना भी हम लोग आपका ये बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है, अगर बाहर माइनस आ रहा है, बाहर अगर माइनस साइन है बेटा, तो याद रखना हमेशा कि कभी भी ये एक पोलर फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये लिखा हुआ आप ऐसे बोल सकते हो सर ये तो मॉड z की फॉर्म में है और ये cos थीटा लिखा हुआ है और ये प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप
आप कहोगे सही तो पोलर फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा ये पोलर फॉर्म नहीं है असल में, ठीक है, क्योंकि कभी भी बाहर माइनस साइन नहीं आता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए अपने पास आप कि माइनस साइन बाहर नहीं है। अगर माइनस साइन आपको बाहर दिख रहा है, इसका मतलब वो पोलर फॉर्म में नहीं है, आप उसको अभी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को अगर कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इस माइनस साइन को हटाएंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा, माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस माइनस प्लस आई साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो अब बेटा देखो अभी भी एक पोलर फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, और हम लोग के पोलर फॉर्म में माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं। हमको पता है कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है पाई माइनस थीटा मतलब कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस का कॉस थीटा। ये चीज़ होती है, हम लोग देख चुके हैं पहले ही, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ पे सबको डिग्री में लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे पाई की जगह पर हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5, यहाँ पे लिख दूंगा कॉस 180 माइनस 40, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से साइन में भी प्रॉपर्टी होती है, क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 40, पाई क्यों लिख रहा हूँ, 180, ठीक है, 180, ठीक है, 180 माइनस 40, ठीक है, ये हो गया। अब ये दिख रही है आपको ना, ये असल में एक पोलर फॉर्म में है, क्योंकि ये लिखा हुआ है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई तो लगाया नहीं, आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई आगे लगाना चाहिए यहाँ पे इसको हटाओ ठीक है। तो 5 कॉस 140 डिग्री प्लस आई साइन 140 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी मैंने आपको प्रॉपर्टी वो क्वेश्चंस बताया पोलर फॉर्म के, ठीक है। अभी हम लोग कुछ पोलर फॉर्म की और चर्चाएं करते हैं, कुछ अलग अलग केसेस बनते हैं, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर। तो बेटा देखो, अब जब हम लोग पोलर फॉर्म देख लिए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पोलर फॉर्म में कैसे कैसे होते हैं वो दिखा जाता है, ठीक है। लेकिन पोलर फॉर्म में काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट अच्छी मतलब पोलर फॉर्म अच्छा ही होता है, ठीक है, वो चीज़ों को छोटा कर देता है, ठीक, इसीलिए हम लोग पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपसे कि Z1 की वैल्यू मेरे पास है R1 सिस थीटा, ठीक है ना, देखो आप सिस थीटा की फॉर्म में लिख रहा हूँ सारा क्वेश्चन में, R1 सिस थीटा, एंड Z2 की वैल्यू है मेरे पास R2 सिस थीटा 2, ये 1 है वो 2 है, ठीक है। तो मेरे को Z1 इंटू Z2 बताओ, मतलब मल्टीप्लिकेशन बताओ इन लोगों का। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली, Z1 इंटू Z2 करेंगे जब हम लोग, तो इंटू जब करेंगे तो R1 R2 तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2, बस इसको एक्सपेंड करके लिख रहा है। डरना मत बिल्कुल भी, देखो क्वेश्चन आपका छोटे में दिया है, छोटी लैंग्वेज में दिया है, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब। सिस थीटा 1 का मतलब क्या हुआ, सिस थीटा 1 का मतलब हुआ कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, बस वही हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 2 ब्रैकेट में डॉट कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक है, बस वही लिखा हुआ है। अब देखो क्या करने वाला हूँ, अब जैसे हम लोग ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस वही करने वाले हैं, इक्वल्स टू, इसको तो बाहर रखो अभी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 का मल्टीप्लाई उधर करा तो कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 डॉट कॉस थीटा 2। बेटा कैलकुलेशन देखिए रहना, ठीक है, मेरे ऊपर ही निर्भर मत रहना, क्या पता शायद मैं भी गलती कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन, क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं आपकी तरह से, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, ठीक है। आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा 2, यहाँ पे हाँ यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 डॉट साइन थीटा 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास, है ना। अब देखो, अब आगे जब इसको करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको प्रोडक्ट और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, R1 R2 ब्रैकेट के अंदर मिलने वाला है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, ये मिलेगा हमको।
आप ध्यान से देखिए, एक तरीके की पोलर फॉर्म ही है, ठीक है। कॉस थीटा पूरा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना, और मॉड जेड की वैल्यू यहाँ पे ये पूरी की पूरी, मॉड जेड कितने, 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये एक पोलर फॉर्म है। तो हम लोग इसको अगर सिक्स थीटा की फॉर्म में बताएं आपको, अगर मैं आपको सिक्स थीटा की फॉर्म में बताऊँ आपको, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, समझे। सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो बेटा, आपको इस R1 और R2 की जगह पे मॉड Z1 और मॉड Z2 भी लिखा हो सकता है। ये चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना कि R और मॉड Z एक ही होता है, ठीक। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है। अब जैसे ये आया है आपका मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रकार से हम लोग डिवीज़न भी निकाल सकते हैं। तो डिवीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। यहाँ पे बस कितना होगा, इसमें इतना फ़र्क आएगा कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है, फॉर्मूला याद करो डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका डिवीज़न के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखो एक और चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग? पढ़ चुके हैं वी स्टडीड, STUDIED, वी स्टडीड, क्या हम लोग वी स्टडी अर्लियर की स्पेलिंग सही है, पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। शायद ए नहीं होता है, ये यार होता है, कन्फ्यूज़न है हमको, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं बेटा, Z1 प्लस Z2, अगर Z1 और Z2 मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनके मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Z1 का स्क्वायर मॉड, ठीक है, प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का मॉड, ये होता था फॉर्मूला, है ना। तो असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है असल में, है ना। तो देखो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे नाउ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे Z1 डॉट Z2 क्या होता है, Z1 डॉट Z1 होता है R1 R2 सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे Z2 की वैल्यू मॉड है, ठीक है ना, मॉड Z2। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 निकालूंगा तो कितना आने वाला है, माइनस, ये आएगा R1 डॉट R2 सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है ना। तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो अभी तो खाली ये निकला है सिर्फ इतना, हम लोग को लेकिन रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो आप, तो ये हो जाएगा इस तरीके से कि R1 को अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मॉड Z, क्योंकि मॉड में थोड़ा सा सिंपल आएगा, मॉड Z1, ठीक है ना। और देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि Z1 का मॉड और Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड दोनों सेम होता है ना। तो यहाँ पे अगर Z2 का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, हमको तो यहाँ पे मॉड चाहिए, तो हम लोग अगर इसको ऐसे लिखेंगे तब भी सही है, या फिर अगर हम चाहें तो कॉन्जुगेट हटा भी सकते हैं, तब भी सही रहेगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस, ये लिखा हुआ है, सिस लिखा हुआ, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो, तो फिर इससे फॉर्मूला क्या आने वाला है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, ये अलग चीज़ समझाइए खाली, ठीक है, इसको अलग से लिखना है, ये इधर चल रहा है आगे, ठीक। हाँ, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा पोलर फॉर्म में, वो कैसा दिखेगा, Z1 प्लस Z2 का, अगर मैं ये करूँ, ठीक है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कैसा आएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्यों, क्योंकि 2 रियल पार्ट था ना, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट था, और रियल पार्ट मैंने ये निकाला है अभी, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, डॉट कॉस थीटा माइनस थीटा 2। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे सिर्फ हमने कॉस थीटा माइनस थीटा क्यों लिखा है, आगे तो पूरे पे तो दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पूरा Z1 इंटू Z2 तो ये था ना मेरा। तो मैं कहूँगा बेटा हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकाला क्या है, असल में यहाँ पे हम लोग निकाला है Z1 इंटू Z2 का मॉड सिर्फ निकाला है, तो इसका रियल पार्ट उठाना पड़ेगा। तो रियल पार्ट इसका क्या है, इसका रियल पार्ट सिर्फ इतना ही तो है, बाकी ये जो है बेटा ये तो इमेजिनरी में आता है क्योंकि वो आई के साथ लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए हमने फॉर्मूले में जब लिखा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट जब होता है, 2 टाइम्स ऑफ Z1 मॉड Z2 मॉड डॉट, सिर्फ मैंने रियल वाला पार्ट उठाया, ये वाला, ठीक है, इसलिए मेरा ये फॉर्मूला बन गया।
ठीक है। तो मेरा ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है बेटा। इसके आगे आगे जाने वाले हो आप वेक्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। वेक्टर कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा 11th में, तो आप देख पा उसका अगर आप रिलेट करो कि आपके पास कुछ ऐसा ही होता है वो, ठीक है, फॉर्मूलेस कुछ ऐसे ही आते हैं उसमें। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी जगहों पे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर के थोड़ा सा रिलेटेड होता है ये, ठीक। तो ये वेक्टर का फॉर्म अगर आप कंपेयर करो तो हल्का फुल्का आपको ऐसे ही दिखेगा। अगर आपने 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, स्टार्टिंग में फॉर्मूलेस लिखे होते हैं 180 वाला, थीटा 90 वाला, थीटा 0 वाला, फॉर्मूलेस जो होते हैं वो सब यही वाला है, ठीक है ना। अब देखो जैसे वो होता है, अब देखो इसमें हम लोग केसेस करने वाले हैं थीटा पाई 90 और 0 पर, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। देखो बेटा जिस पर देखते हैं हम लोग, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे वो आए हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिखो, यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। कैसे, देखो जो हम लोग जो, अच्छा या आप रिलेट करो फिजिक्स में जब हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप वेक्टर स्टार्टिंग में ही होता है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो उसमें लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा के 3 केसेस पढ़ते हैं, जब 90 है, थीटा 0 है, या फिर थीटा 180 है ना। बस वही 3 हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा। पहला केस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है बेटा ये थीटा 1, ये पूरा का पूरा थीटा है ना इतना। तो पहले में आने वाला है व्हेन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा बेटा आपका z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 मॉड का अलग और z2 का अलग। आपका वो सर ये स्क्वायर किधर चला गया। तो अगर मैं डेरिवेशन बताना बैठा, जैसे मैं डेरिवेशन बताऊँ आपको, अगर मैं आपको डेरिवेशन बताऊँ, जैसे कि मेरा फॉर्मूला क्या होता है, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, ठीक है ना। तो देखो आप जब लिखोगे आप कॉस, इस पूरे की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हो जाएगा ये कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है ना। तो अगर जब मैं कॉस 0 डिग्री 1 बोलूँगा तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा, यहाँ पे कोई दिखेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग, इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग z1 मॉड प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर, है ना। और इधर भी स्क्वायर लगा हुआ था, इधर भी स्क्वायर लगा हुआ था, है ना। तो स्क्वायर स्क्वायर हट गए, तो मेरा फॉर्मूला कितना बन गया, मेरा फॉर्मूला मिल गया हमको z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का एक साथ मॉड इक्वल्स टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ठीक है। तो जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा तो आपका हमेशा ये वाला केस चलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, अभी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या होता है, जब मान लो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 या फिर π/2 है। अब देखो हम लोग नॉर्मली वेक्टर जब पढ़ते हैं प्लस थीटा लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का इमेजनरी तो चलेगा, जो इमेजनरी एक्सिस है वो आपका ऊपर भी नीचे भी है, तो हम लोग दोनों लेके चलेंगे, प्लस माइनस का एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब मेरा फॉर्मूला होने वाला है हमेशा क्या होगा, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है। तब आपका फॉर्मूला ये होने वाला है। तीसरा केस, जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू पाई है, तब क्या होगा बेटा, तब आपके पास सिंपली आ जाएगा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर मॉड इक्वल्स टू में z1 माइनस z2 मॉड के साथ, ठीक है। ये हो गया आपके तीसरे केस के लिए। तो ये 3 केसेस हम लोगों ने देखे अभी, ठीक है। आप लोग देखो ये कैसे आया, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये 3 केसेस होते हैं, मैं आपको ये बता दिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा अपने पास। वैसे कुछ बताने का था नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते थे बाद में डायरेक्टली। आप क्या, अगर आपको मैं ये केसेस ना बताता उसके बाद भी आप कर लेते। कैसे करते, आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू का 0 होती, तो आप लिखते हैं यहाँ पे कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आप आराम से निकाल लेते, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है इसमें, ठीक है। तो बेटा हम लोग ने कुछ देख लिया, इतना काफ़ी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं पोलर फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो बेटा शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है z इज इक्वल्स टू -1 और -i, और मैं बोलूँ आपको इसको आपको पोलर फॉर्म में बताना है, तो आप कैसे बताओगे। इट्स वेरी सिंपल बच्चा। पहले तो आप, पोलर फॉर्म होता कैसा है, पोलर फॉर्म होता कैसा है आपका, होता है r या फिर मॉड z कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा असल में होता है बेटा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है ना। और r क्या होता है, r असल में होता है मॉड ऑफ z, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे,
यहाँ पे पहले तो हम मॉड जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग मॉड जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से तो साफ साफ हो गया कि मेरा जो आर का वैल्यू या फिर मॉड जेड का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, √2 आने वाला है, ठीक है। मेरे पास मॉड जेड का वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। अब हमको थीटा भी तो जानना है, तो थीटा जानने के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है। आप क्वाड्रेंट चेक करोगे, ये माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मेरा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो फॉर्मूला होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, बेटा क्या होता है, -पाई प्लस tan इनवर्स y/x, ठीक है, मॉड में लिखा हुआ है, ठीक है, ये होता है। तो अब मैं जब यहाँ से मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर, और देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है क्या, असल में थीटा है, तुम लोग यही निकालना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू, बेटा कितना निकलेगा, -पाई प्लस tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। अंदर माइनस से मतलब नहीं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो असल में कितना हो गया, अंदर मेरा बन गया है tan इनवर्स 1 बन गया है, tan इनवर्स 1 बन गया है यहाँ पे, है ना। तो मैं हटा के डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स 1। तो बताओ, सिंपल सी बात है, tan थीटा 1 कौन से एंगल पे देता है, हमको अब तो याद भी हो गया होगा। tan 1 कब देता है, π/4 पे देता है ना। तो इस पूरे की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना जाएगा, -पाई प्लस π/4, ठीक है, ये आ गया ना। अब यहाँ से सिंपल से आप क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस π/4, मतलब कि -3π/4, ठीक है। तो देखो हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड समझ में आ गया, हमको ये आर की वैल्यू समझ में आ गई। तो इट्स वेरी सिंपल, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे बस, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू होता है आपका मॉड z, या फिर r के लिखे मॉड z ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा आसानी होता है। मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होती है फॉर्म आपकी। अब इसमें लोग वैल्यूज रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू कितनी आई थी, √2 आई थी, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, -3π/4, ठीक है, ये आ गया, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू -3π/4, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने देखा पोलर फॉर्म कितना सिंपल होता है। सिंपल होता है कि आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पता है और आपको अगर वो मॉड जेड निकालना आता है तो आप आराम से पोलर फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो बेटा, ये आपका अगला क्वेश्चन, पता इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा फाइंड मॉडुलस तो निकाल लोगे, एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो पता है यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कुछ नया नहीं, बस आर्ग्यूमेंट ही निकालना है हमको, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो सकता है कि आपने सर पढ़ाया था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, इसमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब भी आर्ग्यूमेंट ही होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम के सेम वैसा का वैसा ही करना है इसको भी, ठीक है। इसमें आप देखोगे, अब देखो, अब पहले तो हम लोग एक ही चीज़ बताए थे, अब यहाँ पर देखो कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिख रहा है हमको कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस और प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y/x, सिंपल यही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये असल में थीटा की वैल्यू होती है, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। और एक और चीज़ बता दें आपको दोबारा, ये लीस्ट वाला चीज़ हम लोग पहले क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उसमें मैंने बताया नहीं था, लेकिन डायरेक्टली कर दिया था यही चीज़। क्या चीज़ कि अगर आप tan थीटा लिखते हो ना, tan थीटा इक्वल्स टू y/x ऐसे करके लिखते हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा। आपको याद होगा, अल्फ़ा हमने किसको बताया था, लीस्ट वैल्यू को बताया था ना हमने अल्फ़ा किसको बताया था, लीस्ट वैल्यू को बताया था। तो अगर हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं तो वो लीस्ट वैल्यू होता है, और tan इनवर्स y/x लिखते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मैंने पिछली बार डायरेक्टली क्वेश्चन कर दिया था, आपको ये चीज़ बताई नहीं थी, ठीक है। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पे tan इनवर्स y/x होने वाला है, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे पहले तो मॉड z निकालेंगे। मॉड z की वैल्यू √2 होने वाली है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो मॉड z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो गई, ठीक है। मॉडुलस मतलब r ही तो होता है, r असल में यही होता है, r और मॉड z, ठीक। और हमको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जानना है। आर्ग्यूमेंट कितना होगा, tan इनवर्स y/x, मतलब कि 1/1, मतलब कि tan थीटा 1 कब देता है, π/4 पे देता है, ठीक है।
और यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में आपका फॉर्मूला ये होता था tan इनवर्स y अपॉन x ही होता था, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी होगी, π/4। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो पोलर फॉर्म क्या होती है, √2 cos π/4, ठीक है ना, प्लस i sin π/4। देखो अगर आपको आदत पड़ जाएगी इसकी तो कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। तो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें नॉर्मल आपको खाली पोलर फॉर्म में लिखना है, बस लैंग्वेज से मत जाना लैंग्वेज से मतलब डरना नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखो पहली चीज़ इसमें क्वेश्चन गिवन क्या क्या है, पुट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले तो इसको आपको सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहला काम हमको वो करना है, ठीक है। इन पोलर फॉर्म, अब इन पोलर फॉर्म वेयर r इज पॉजिटिव रियल नंबर, r एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, मान लिया, एंड थीटा इज इन बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई तो देखो पता, एक तरीके से बेफिजूल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हम लोग जितना अभी हम लोग कर चुके हैं ना, हम लोग को पता है थीटा कहाँ पे होना है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग को इसका x प्लस आई वाई फॉर्म सिंपल में, अगर सिंपल फॉर्म दिख गया x प्लस आई वाई, तो उससे हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा है। इन्होंने वैसे बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड में ही गिरने वाला है, वो फर्स्ट या फिर सेकंड में गिरने वाला है, बता दिया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। और यहाँ पर दिखाया गया आर इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, आर की वैल्यू ही मॉड में होती है ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी दिया है तो सोचो। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको हम लोग x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोई नहीं, पहले तो इसको ओपन कर देते हैं फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस प्लस आई स्क्वायर मतलब कि माइनस का 1, ठीक है ना, -1 एंड प्लस 2ab, 2 टू 4 i, ठीक है, यही आएगा मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स में इसको लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस 7i अपॉन में कितना आ जाएगा 4 - 1 3, मतलब कि 4i प्लस 3, ठीक है ना, यही आएगा, हाँ हाँ यही आने वाला है, ठीक है। रुको 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 रुको, फॉर्मूला गलत लिखा है, ये -2ab होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसको हटा के सही से लिख लेते हैं, 3 - 4i। अब क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। जब रेशनलाइज करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, ऊपर मिल जाएगा 25 + 25i, नीचे मिल जाएगा हमको 25। सिंपल, वेरी सिंपल। आपको इसको सिंपल, आपको a प्लस आई बी की फॉर्म मिल गई यहाँ पे, या फिर x प्लस आई वाई की फॉर्म मिल गई यहाँ पे, कैसे मिल जाएगी, -1 और प्लस आई। तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हो आप, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हाँ तो ये कितना आ गया था, -1 प्लस आई, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था ये माइनस प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, ये होता था हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है -1, तो मतलब अंदर हम लोग का tan इनवर्स 1 ही आने वाला है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4, मतलब कि पाई माइनस π/4, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 4π माइनस पाई अपॉन 4, मतलब कि 3π/4। तो मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 3π/4 और r की वैल्यू आ गई है √2। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो आप, कितना, √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। क्वेश्चन सिंपल था, आसान था, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म के क्वेश्चंस, पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस कुछ लगने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए, मतलब देख लिए, काफ़ी नहीं करे हैं ज़्यादा, अभी भी बहुत ही कम क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, लेकिन मैंने आपको पैटर्न बता दिया कैसे करा जाता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम लोग का पोलर फॉर्म खत्म हो गया, अब हम लोग का एक टॉपिक बचा है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है खुद में ही, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में काफ़ी छोटा दिया गया है, आपकी एक्सरसाइज काफ़ी छोटी है एनसीईआरटी में। मैं कोशिश करूँगा एनसीईआरटी के साथ कुछ और भी बता दूँ आपको, लेकिन जल्दी आपको चैप्टर ही ख़त्म भी करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का तो लास्ट फॉर्म आपका पोलर फॉर्म ही था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब हालांकि देखा जाए तो अभी बहुत कुछ पता है पढ़ने के लिए, लेकिन आपका जो इस समय सिलेबस में है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई का जो सिलेबस है, और इस बार वैसे भी बहुत सिलेबस कम भी हुआ है, तो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, अभी तो ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। जितना मेरे को लगा था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लास्ट टॉपिक था वो यही था, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है, वो भी हम लोग अगले 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अब पोलर फॉर्म के शायद ज़्यादातर क्वेश्चन कर पा रहे होगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।